के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित YouTube चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमने पिछले सत्र में क्रिया के भेद में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस सत्र में क्रिया के आगे के जो भेद है उसमें संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया की जानकारी इस सत्र में प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, चलिए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया की परिभाषा इस प्रकार: मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया धातु के मेल से जो क्रिया धातु बनती है उसे संयुक्त क्रिया या संयुक्त धातु कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: क्रिया के विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जब दो या अधिक क्रियाएं अर्थात धातुएं मिलकर किसी एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है उसे संयुक्त क्रिया अथवा संयुक्त धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कुछ वाक्य यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि पहला वाक्य, आदर्श सूरत से आ गया। दूसरा वाक्य, स्वराज को कुछ बोलने दो। तीसरा वाक्य, आप किताब ले जा सकते हो। चौथा वाक्य, पानी बरसने लगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में आ गया, बोलने दो, ले जा सकते हो, बरसने लगा, ये संयुक्त क्रियाएं हैं, क्योंकि आ अधिक गया, बोलने अधिक दो, ले अधिक जा अधिक सकते अधिक हो, बरसने अधिक लगा, ऐसे एक से अधिक धातु क्रिया से बनी है। ऊपर दिए गए वाक्य में संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के मेल से बनी है। इसमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया, जैसे आ से आना, बोलने से बोलना, ले जा से लेना जाना, बरसने से बरसना आदि मुख्य क्रिया है। और सहायक क्रिया जैसे गया, जाना, दो से देना, सकते हो से सकना, होना, लगा से लगना आदि सहायक क्रियाएं हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा उसके उदाहरणों के माध्यम से हमने विस्तृत जानकारी यहाँ पर प्राप्त की। अब क्रिया का अगला भेद प्रेरणार्थक क्रिया है, इसकी विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार: जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में पहला उदाहरण, देवनाथ सिंह सचिन से बैलगाड़ी चलवाते हैं। दूसरा वाक्य, नवनाथ सिंह हर्षदा से गाना सुनवाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में कर्ता कौन है? प्रत्यक्ष चलाने वाला, सुनाने वाला कौन है? यहाँ
स्पष्ट है कि सचिन हर्षदा शब्द करता है। महत्वपूर्ण बात, सचिन हर्षदा स्वयं के विचार से क्रिया नहीं करते हैं। सचिन देवनाथ सिंह की प्रेरणा से और हर्षदा नवनाथ सिंह की प्रेरणा से क्रिया करते हैं। इसलिए देवनाथ सिंह नवनाथ सिंह शब्द करता है और सचिन हर्षदा शब्द प्रेरित करता है। वाक्य के मूल धातु चल तथा सुन का विकृत रूप चलवा तथा सुनवा तैयार हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा और प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण के माध्यम से हमने इसकी जानकारी प्राप्त की है। अब हम प्रेरणार्थक क्रिया के रूप यह इस टॉपिक में देखेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप माने गए हैं। एक प्रथम प्रेरणार्थक रूप और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप किसे कहते हैं? वह इस प्रकार, क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि कर्ता स्वयं काम नहीं करता बल्कि अपनी प्रेरणा से काम करवाता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में, देवनाथ सिंह किशोर से बैलगाड़ी चलाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में देवनाथ सिंह स्वयं काम नहीं करते बल्कि अपनी प्रेरणा से किशोर से बैलगाड़ी चलाते हैं, इसलिए यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस प्रकार से हमने प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा रूप द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा इस प्रकार, क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि मुख्यकर्ता प्रेरित कर्ता से कहकर प्रेरणा देकर काम करवाता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, देवनाथ सिंह किशोर से कहकर सचिन से बैलगाड़ी चलवाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में देवनाथ सिंह स्वयं काम नहीं करते बल्कि प्रेरित कर्ता किशोर से कहकर सचिन से बैलगाड़ी चलवाते हैं, इसलिए ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा जो उदाहरण के माध्यम से हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसे बनती है ये समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, प्रथम प्रेरणार्थक रूप की रचना इस प्रकार, मूल धातु उठ, उसमें ना प्रत्यय लगा है। प्रथम प्रेरणार्थक रूप उठा अधिक आ अधिक ना जिससे बना उठाना। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, मूल धातु पढ़, उसमें ना प्रत्यय लगा है। तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप पढ़ अधिक आ अधिक ना जिससे बना पढ़ाना। ऊपर दिए गए उदाहरण में मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है। तो दोस्तों, समझ में आ गई बात, प्रथम प्रेरणार्थक रूप कैसे बनता है। अब
द्वितीय प्रेरणार्थक रूप की रचना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उसमें पहला उदाहरण, मूल धातु में उठ, उसमें ना लगा है। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप की रचना में उठ अधिक वा अधिक ना बराबर उठवाना। दूसरा उदाहरण, मूल धातु पढ़, उसमें ना प्रत्यय लगा है। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप की रचना इस प्रकार, पढ़ अधिक वा अधिक ना, जिससे बना पढ़वाना। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में मूल धातु को वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसे बनती है, जिसमें प्रथम प्रेरणार्थक रूप की रचना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप की रचना उदाहरणों के साथ यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग कॉलम के माध्यम से ये उदाहरण समझ लेंगे। जैसे कि उसमें मूल क्रिया, यह हमारा प्रथम कॉलम है। दूसरा प्रथम प्रेरणार्थक और तीसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इस प्रकार से हम उदाहरणों के माध्यम से किस प्रकार से मूल क्रिया से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है, वह उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम अब उदाहरण देखते हैं। तो पहले उदाहरण से शुभारंभ करते हैं। मूल क्रिया लिखना, प्रथम प्रेरणार्थक लिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना। अब यह मैंने उदाहरण के तौर पर मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक ऐसे शब्द का प्रयोग किया। अब बारी बारी से हम सीधा उदाहरण इस प्रकार से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि खाना से बना खिलाना, खिलवाना। पीना से बना पिलाना, पिलवाना। तोड़ना से बना तुड़ाना, तुड़वाना। भागना से बना भगाना, भगवाना। देना से बना दिलाना, दिलवाना। डूबना से बना डुबाना, डुबवाना। कटना से बना कटाना, कटवाना। कुटना से बना कुटाना, कुटवाना। खोदना से बना खुदाना, खुदवाना। लेटना से बना लिटाना, लिटवाना। कहना से बना कहाना, कहवाना। वैसे ही हंसना से बना हंसाना, हंसवाना। देखना से बना दिखाना, दिखवाना। लूटना से बना लुटाना, लुटवाना। बैठना से बना बिठाना, बिठवाना। सोना से बना सुलाना, सुलवाना। सीना से बना सिलाना, सिलवाना। पीना से बना पिलाना, पिलवाना। जीतना से बना जिताना, जितवाना। बोलना से बना बुलाना, बुलवाना। भेजना से बना भिजाना, भिजवाना। देखना से बना दिखाना, दिखवाना। सीखना से बना सिखाना, सिखवाना। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने मूल क्रिया, उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा और उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, इसके ढेर सारे उदाहरण हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आप लोग भी तैयार कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक में हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम इस प्रकार। पहला नियम, एकाक्षरी धातु को प्रथम प्रेरणार्थक के लिए ला तथा द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए लवा जोड़ते हैं। जिसके उदाहरण के तौर पर सीना, सिलाना।
सिलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ला और लवा जोड़ने से यह प्रेरणार्थक क्रियाएं बनी है। अब दूसरा नियम, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर इकारांत है तो वह इकारांत में बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पीना, पिलाना, पिलवाना। दूसरा सीना, सिलाना, सिलवाना। अब तीसरा नियम, दो अक्षर वाले धातु का पहला दीर्घ स्वर प्रेरणार्थक रूप बनते समय ह्रस्व होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कूटना, कुटाना, कुटवाना। दूसरा उदाहरण काटना, कटाना, कटवाना। अब चौथा नियम, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर अकारांत है तो वह अकारांत में बदल जाता है। जैसे कि आ से अ। उदाहरण के तौर पर काटना, कटाना, कटवाना। कूटना, कुटाना, कुटवाना। पांचवा नियम, दो अक्षर वाले धातु का पहला अक्षर ओ हो तो वह ऊ हो जाता है। जैसे ओ से ऊ। उदाहरण के तौर पर बोलना, बुलाना, बुलवाना। तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। 6 नंबर का नियम, दो अक्षर वाले धातु का पहला अक्षर ए या ए हो तो वह ई होता है। जैसे कि ए या ए से ई। उदाहरण के तौर पर भेजना, भिजाना, भिजवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। अब 8वें नंबर का नियम, कुछ धातुओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप ला या आ लगाने से और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप वा लगाने से बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कहना, कहाना, कहलाना, कहवाना। दिखना, दिखाना, दिखलाना, दिखवाना। 8वें नंबर का उदाहरण आना, जाना, सकना, होना, पाना, चुकना आदि अकर्मक क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। तो इस प्रकार से हमने इन 8 नियमों के बारे में जानकारी हासिल की। अब अगले टॉपिक में हम कुछ अन्य क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप को देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पर मूल धातु और उसके प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार जैसे कि मूल धातु, फिर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, इसका उच्चारण नहीं करूँगा। सीधा उदाहरण के तौर पर मूल क्रिया, उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का उच्चारण करूँगा यहाँ पर। जैसे कि पहला उदाहरण, गिरना, गिराना, गिरवाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। करना, कराना, करवाना। भूलना, भुलाना, भुलवाना। समझना, समझाना, समझवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। सहना, सहाना, सहवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। बदलना, बदलाना, बदलवाना। लेना, लिवाना, लिववाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। लढ़ना, लढ़ाना, लढ़वाना। सुखना, सुखाना, सुखवाना। वैसे ही और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि चलना, चलाना, चलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। भागना, भिगाना, भिगवाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। हंसना,
हंसाना, हंसवाना, औटना, औटाना, औटवाना, जागना, जगाना, जगवाना, बांधना, बंधाना, बंधवाना, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना, जीना, जिलाना, जिलवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, करना, कराना, करवाना, निकलना, निकालना, निकलवाना, भीगना, भिगाना, भिगवाना। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा, साथ ही साथ प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है और उसके उदाहरण, प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम, इसके बारे में जानकारी हमने हासिल की और कुछ अन्य क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप भी हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आगे के टॉपिक में हम सहायक क्रिया, जो क्रिया का आखिरी भेद है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सहायक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार: जो क्रिया मुख्य क्रिया को अर्थ की दृष्टि से सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जो क्रिया मुख्य क्रिया से मिलकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तीसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से समझ लेंगे: मुख्य क्रिया को काल संबंधी सहायता करने वाले क्रिया रूप को सहायक क्रिया कहते हैं। और भी एक परिभाषा समझ लेंगे ताकि सहायक क्रिया स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। तो यह परिभाषा इस प्रकार: संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से कुछ वाक्य यहाँ पर सुनेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला वाक्य, स्वराज सोते सोते उठ गया। दूसरा वाक्य, अनिकेत की आंखें खुल गई। तीसरा वाक्य, लड़के गाए जाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में क्रमशः उठ से उठना, खुल से खुलना, गाए से गाना आदि मुख्य क्रियाएं हैं। जिसको गया से जाना, गई से जाना, जाते हैं से जाना या गया आदि सहायक मतलब गौण क्रियाएं सहायता करती है। इसलिए गया, गई, जाते हैं आदि सहायक क्रियाएं है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के विशेष भाव या अर्थ को व्यक्त करने में सहायता देती है। इसलिए अलग अलग भाव या किसी स्थिति को प्रकट करने के लिए अलग अलग सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर हमने सहायक क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से सहायक क्रिया को समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में अलग अलग भाव प्रकट करने वाली सहायक क्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले, परीक्षा के कारण केतुराज नहीं आ सका। यहाँ सका से सकना सहायक क्रिया है जो असमर्थता का भाव सूचित करती है। अब दूसरा उदाहरण, दिव्येश और उन्नति को खेलने दो। यहाँ दो से देना सहायक क्रिया है जो
अनुमति का भाव दर्शाता है। तीसरा उदाहरण, आज गृह कार्य पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पड़ेगा से पढ़ना सहायक क्रिया है जो विवशता, मजबूरी प्रकट करती है। चौथा उदाहरण, उन्नति सोते सोते उठ बैठी। यहाँ बैठी से बैठना सहायक क्रिया है जो आकस्मिकता का भाव सूचित करती है। पांचवा उदाहरण, साई पाठशाला जाने लगा। यहाँ लगा से लगना सहायक क्रिया है जो आरंभ का भाव सूचित करती है। 6 नंबर का उदाहरण, शीतल और हर्षदा गाए जाती है। यहाँ जाती है से जाना सहायक क्रिया है जो निरंतरता का भाव सूचित करती है। 7वें नंबर का उदाहरण, भूषण पढ़ाई के कारण अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। यहाँ सकता है से सकना सहायक क्रिया है जो संभावना का भाव सूचित करती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ अलग अलग भाव प्रकट करने वाली सहायक क्रिया उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में, परीक्षाओं में अक्सर यह सवाल आता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा? सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एक सहायक क्रिया लेते हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे कि चलना। अब उदाहरण में, बेटी बचाओ अभियान को आगे बढ़ाते चलो। तो देखिए दोस्तों, चलना का आखिरी में चलो ऐसे हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर चलना, यह सहायक क्रिया का प्रयोग इस प्रकार से वाक्य में हुआ है। तो ऐसे बारी बारी से हम उदाहरण देखेंगे। जैसे कि सहायक क्रिया देना, उससे उदाहरण बना, अध्यापक ने छात्रों को गृह कार्य दिया। तीसरा उदाहरण, चाहना, छात्र एकांकी में सहभाग लेना चाहते हैं। चौथा उदाहरण, पाना, पप्पू ने धन पाया। पांचवा उदाहरण, लगना, ओंकार का MBBS को नंबर लगा। 6 नंबर का उदाहरण, डालना, देवनाथ सिंह जी ने घर की पूजा कर डाली। 7वां नंबर का उदाहरण, जाना, आदर्श और अनिकेत सूरत गए। 8वें नंबर का उदाहरण, रहना, स्वराज प्रयत्न करता रहा। और 9 नंबर का उदाहरण, पढ़ना, परग्रहवासी धरती पर आ पड़ा। तो इस प्रकार से हमने सहायक क्रियाओं का वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हमने आज यहाँ पर हासिल की। इस प्रकार दोस्तों, आज के इस सत्र में हमने प्रेरणार्थक क्रिया, साथ ही साथ संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया, इनकी परिभाषा, उनके उदाहरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। और इस प्रकार से यहाँ पर विकारी शब्द का जो चौथा भेद था क्रिया, और उसके जो कुल भेद थे, वह यहाँ पर आज के सत्र में संपन्न हो रहा है। मतलब यहाँ पर आज के इस सत्र में क्रिया के जो कुल पूरे भेद है वह संपन्न हुए हैं, और साथ ही साथ विकारी शब्द के जो पूरे भेद थे, जैसे कि विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे भेद यहाँ पर संपन्न होते हैं। तो दोस्तों,
जाते जाते फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी मेरे छात्र और मेरे अध्यापक वृंद, विशेषकर हिंदी अध्यापक वृंद, इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह सत्र संपन्न करते हैं और भी ढेर सारा हिंदी व्याकरण की जानकारी आप लोगों को समय समय पर लेकर हम आएंगे। तो चलिए समापन में फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद के साथ साथ मेरे सभी अन्य अध्यापक भाई और बहनों को भी नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।